नमस्कार, स्वागत है सभी का तैयारी क्लब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने जीव विज्ञान पढ़ लिया, फिजिक्स के कुछ टॉपिक हो गए, केमिस्ट्री हमने बातें कर ली है और अब आपका एनवायरनमेंट का पोर्शन बचता है और उसी को हम स्टार्ट कर रहे हैं। याद रखिएगा, एनवायरनमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, तो हम बातें करेंगे आपके एनवायरनमेंट के पोर्शन पर। स्टार्ट कर रहे हैं आपका एनवायरनमेंट स्टार्ट करिए। याद रखिएगा, एक फॉलो करें। चलिए, बातें स्टार्ट करें आपके एनवायरनमेंट पर और बात करेंगे पर्यावरण पर। पर्यावरण पर हम बात करेंगे, एनवायरनमेंट पर बात करेंगे, एनवायरनमेंट पर बात करेंगे। याद रखिए, और इसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे आपका इकोलॉजी क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है। हम बातें करेंगे इसमें, याद रखिएगा, आपका बायोडाइवर्सिटी पर भी बात करेंगे और जो भी आपके संसाधन होते हैं उन पर हमारी चर्चाएं रहेंगी। तो प्राकृतिक संसाधन का रखरखाव और एक हम बात इसमें तत्व विकास पर भी करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी हमारी बात करेंगे। थोड़ा क्वेश्चन रहेगा, 10-20 घंटे का टॉपिक रहेगा आपका ये। तो स्टार्ट करते हैं आपका पर्यावरण। ध्यान सुनिएगा, हम बात स्टार्ट कर रहे हैं पर्यावरण पर। और पर्यावरण में 3 शब्दों पर पहले मैं चर्चा कर रहा हूं, यहां पर 3 शब्दों पर चर्चा कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, हम सबसे पहले 3 बातों पर चर्चा करेंगे। पर्यावरण क्या, एनवायरनमेंट क्या होता है, ध्यान से सुनना। इकोलॉजी क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, इकोलॉजी क्या है और इकोसिस्टम क्या है। 3 शब्द हम सबसे पहले लेके चल रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें एनवायरनमेंट पर क्या होता है, दूसरी बात हमारी रहेगी इकोलॉजी क्या है। ध्यान सुनिएगा, अगर मैं बात करूं इकोलॉजी की, तो इकोलॉजी जब भी शब्द पीछे लगाओ लॉजी, इसका मतलब होता है अध्ययन। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। इकोसिस्टम होता है स्थान जहां अध्ययन किया जाता है। ध्यान सुनिएगा, इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी अध्ययन होता है। इकोसिस्टम क्या है, वो स्थान है जहां अध्ययन किया जाता है। और एनवायरनमेंट क्या है, जिस जीव का अध्ययन कर रहे हैं, जिस जीव का अध्ययन कर रहे हैं, चारों ओर का आवरण। चारों ओर का आवरण का मतलब होगा उसके चारों ओर का निर्जीव, उसके चारों ओर का निर्जीव और उसके चारों ओर का सजीव आवरण होता है। निर्जीव और सजीव आवरण जो होता है उसी को हम कहेंगे आपका, याद रखिएगा, ये एनवायरनमेंट है। फिर रिपीट कर रहा हूं, इकोलॉजी क्या है, अध्ययन है। इकोलॉजी क्या है भाई, अध्ययन है। इकोसिस्टम वो स्थान है जहां अध्ययन किया जाता है। और याद रखिएगा, एनवायरनमेंट जिसका अध्ययन कर रहे हैं, जिस जीव का अध्ययन कर रहे हैं या जिस जाति के जीवों का अध्ययन कर रहे हैं, चारों ओर का, तो जैविक और अजैविक घटकों का, जैविक और अजैविक घटकों का जो आवरण होता है, अजैविक घटकों का जो आवरण होता है वो उसका एनवायरनमेंट है, उसका पर्यावरण है। तो इकोलॉजी अध्ययन हो गया, इकोसिस्टम स्थान हो गया जहां अध्ययन किया जाता है। और याद रखिएगा, एनवायरनमेंट जिस जीव का या जिस जाति के जीवों का अध्ययन कर रहे हैं उसके चारों ओर का जैविक और अजैविक जो घटक होते हैं, उसका जो आवरण होता है उसी को हम कहते हैं कि हम एक पर्यावरण है। जैसे मान लेते हैं कि जिस कमरे में मैं पढ़ा रहा हूं, इस कमरे में मानव का अध्ययन कर रहा हूं, मैं मानव का अध्ययन कर रहा हूं। याद रखिएगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इकोलॉजी कर रहा हूं। मैं कहां इकोलॉजी कर रहा हूं, याद रखिएगा, इस कमरे में मैं इकोलॉजी कर, इकोसिस्टम स्थान पर अध्ययन कर रहे हैं वो इकोसिस्टम होते हैं, मगर ये कमरा जो है वो सिस्टम है। मैं अध्ययन किसका कर रहा हूं, मैं मानव का अध्ययन कर रहा हूं। उस मानव के चारों ओर का जो भी जैविक और अजैविक घटकों का जो आवरण इस कमरे में होगा उसका पर्यावरण है। इस कमरे में जैविक घटकों में कुछ छिपकली हो सकती है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कुआ हो सकता है। मानव के अलावा कौन से जैविक घटक इसमें पाए जाते हैं, इसके अलावा इसका कमरे का तापमान कितना है, कमरे का प्रकाश कितना है, इस कमरे की आर्द्रता क्या है, इस कमरे में वायु दाब कितना है, वो सारा उसका जैविक घटक होता है। जैविक और अजैविक घटक मिलकर एक तंत्र बना रहे हैं। एक तो किसी भी जीव का जिसका अध्ययन कर रहे हैं उसके चारों ओर का तो जैविक और अजैविक घटकों का जो आवरण है वो पर्यावरण कहलाता है। एक सेकंड रुकिए, मैं एक मैसेज डाल देता हूं बस। चलिए, तो याद रखिएगा, इकोलॉजी अध्ययन हो गया, इकोसिस्टम स्थान हो गया जहां अध्ययन किया जाता है। और जिस जीव का अध्ययन कर रहे हैं उसके चारों ओर का जो भी जैविक और अजैविक घटक होंगे उसका पर्यावरण कहलाता है। उम्मीद करता हूं ये सब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर ये पर्यावरण क्या है। जब भी इकोलॉजी की बात हो तो अध्ययन को याद रखना कि अध्ययन किया जा रहा है। इकोसिस्टम जहां पर भी बात हो कि वो स्थान जहां अध्ययन किया जाता है। इकोसिस्टम एक पानी की बूंद से लेकर याद रखना, पानी की बूंद से लेकर महासागर जितना बड़ा हो सकता है, महासागर जितना बड़ा हो सकता है, मतलब हम अध्ययन एक पानी की बूंद से लेकर महासागरों तक अध्ययन किया जा सकता है। तो स्थान जहां अध्ययन किया जाता है और जिन जीवों का अध्ययन कर रहे हैं, मान लो इस कमरे में मैं बैक्टीरिया का अध्ययन कर रहा हूं, उस बैक्टीरिया के अलावा इस कमरे में जो भी जैविक घटक होगा, कुछ छिपकली होगी, कोई अन्य कवक होंगे, कोई शैवाल इस कमरे में हो सकते हैं। मानव इस कमरे में है, उसका जैविक घटक है, इस कमरे का आर्द्रता, इस कमरे का तापमान, इस कमरे में कितना प्रकाश है, इस कमरे में कितना वायु दाब है, उसके अजैविक घटक हैं। जैविक और अजैविक घटकों का जो आवरण है कोई उस जीव का जिसका अध्ययन किया जाता है उसका पर्यावरण कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं कि शब्द तुम लोगों को तीनों समझ में आए होंगे। अगर मैं आगे बात करूं, ध्यान सुनिएगा। तो पर्यावरण की अगर हम बात करें तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। अगर तुमसे पूछे तो एनवायरनमेंट होता है, पर्यावरण होता है, इस भाषा का शब्द है, तो याद रखिएगा पर्यावरण जो होता है वो याद रखना आप लोग फ्रेंच भाषा का शब्द होता है। तो पर्यावरण स्टार्ट कर रहे हैं, हेडिंग डालिएगा पर्यावरण या एनवायरनमेंट। पर्यावरण या इसे कहते हैं हम एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में आज गंगा से क्लास ले रहा हूं तो आप लोगों के कमेंट नहीं देख पाऊंगा मैं, आप लोगों के कमेंट नहीं देख पाऊंगा, याद रखिएगा, कमेंट नहीं देख पाऊंगा मैं आप लोगों के। एक मिनट आपकी, मैं गंगा के साथ क्लास ले रहा हूं तो मैं आपके कमेंट नहीं देख पाऊंगा इसमें। बात कर रहे हैं पर्यावरण की, और पर्यावरण परि प्लस आवरण। आपने जीवन में यही सुना होगा कि परि प्लस आवरण ही पर्यावरण होता है। लेकिन परि प्लस आवरण का मतलब क्या, चारों ओर का आवरण आखिर क्या होता है, ध्यान सुनना। अगर आप लोगों की बात करूं मैं, पर्यावरण को तो जीवन में हमने पर्यावरण के बारे में यही बात सुना है, परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण का मतलब होता है चारों ओर का आवरण। आखिर चारों ओर का आवरण है क्या, ध्यान से सुनना। चारों ओर के आवरण का मतलब होता है कि हमारे चारों ओर कौन से जीव रहते हैं और हमारे चारों ओर के अजैविक और अजैविक घटक मिलकर हमारा पर्यावरण बना रहे हैं। तो आप लोगों को आज पता लगा होगा कि ये परि प्लस आवरण है क्या। तो हमारे चारों ओर के जैविक और अजैविक घटकों का जो आवरण है वही पर्यावरण कहलाता है। आप लोगों ने जीवन में यही पढ़ा है। तो पर्यावरण स्टार्ट कर रहा हूं, पर्यावरण, ध्यान से सुनना। पर्यावरण, पर्यावरण परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण मतलब चारों ओर का आवरण, चारों ओर का आवरण, चारों ओर का आवरण मतलब कहने का है चारों ओर का आवरण। परि प्लस आवरण दो शब्दों से बना है, दो शब्दों से बना है। चारों ओर का आवरण दो शब्दों से बना है। लेकिन क्या इस बात से आप समझ पाए कि क्या चारों ओर का आवरण, तो बात सुनिएगा। चारों ओर का आवरण का मतलब होता है, चारों ओर के आवरण का मतलब होता है जीव का अध्ययन कर रहे हैं उसके चारों ओर के जैविक घटक और उसी के अजैविक घटक, ये सब मिलकर उसका पर्यावरण बनाते हैं। जैसे हमारी बात करें अगर हम, तो हमारे ओर के जितने भी जैविक घटक हैं और हमारे जितने भी चारों ओर के जैविक घटक हैं वो हमारा पर्यावरण है। उसी को कहा जाता है कि चारों ओर का आवरण।
अगर मैं बात करूं इंग्लिश में तो इन्वायरमेंट जो होता है, इन्वायरमेंट शब्द है ये इन्वायरमेंट शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द याद रखना। आज तक हमने केवल ग्रीक लैटिन भाषा ही सुना है, लेकिन याद रखिएगा कि ये फ्रेंच भाषा का शब्द होता है, फ्रेंच भाषा का शब्द होता है, याद रखिएगा। और जो फ्रेंच भाषा का शब्द होता है इन्वायरमेंट से बना है, इन्वायरमेंट शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द इन्वायरमेंट से बना है, याद रखिएगा। इन्वायरमेंट से बना है, इन्वायरमेंट से बना है, इन्वायरमेंट याद रखिएगा। शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है इन्वायरमेंट और इसी से ही बना है तुम्हारा ये शब्द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट या हिंदी में तुम इसको पर्यावरण कहते हो। तो पर्यावरण अगर मैं लिखूं यहाँ 1 मिनट मिटाना पड़े, मैं पूरा लिखूं यहाँ पर ध्यान से सुन। पर्यावरण हिंदी में लिख देते हैं पहले पर्यावरण। देखो पर्यावरण मतलब इंग्लिश में से क्या कहते हैं इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट हो गया पर्यावरण। फ्रेंच भाषा के शब्द, फ्रेंच ये याद रखना कि किस भाषा का शब्द है। और मुझे दावा कर रहा हूं तुम लोगों को ये शब्द ये तुम्हें पता ही नहीं था कि वास्तविकता में पर्यावरण किस भाषा का शब्द है। और बहुत सारे लोग इसमें ज्योग्राफी के बैठे होंगे फर्स्ट ईयर में, आप लोगों को ये नहीं पता था कि वास्तविकता में किस भाषा के शब्द से बना है। आज तक हमने केवल लैटिन और ग्रीक भाषा ही सुना है, फ्रेंच भाषा पहली बार सुना होगा। फ्रेंच भाषा के शब्द इन्वायरमेंट से बना है, इन्वायरमेंट से बना है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ, जिसका अर्थ होता है चारों ओर का, जिसका अर्थ होता है चारों ओर का, जिसका अर्थ होता है चारों ओर का, याद रखिएगा। जिसका अर्थ होता है चारों ओर का, अर्थ होता है चारों ओर का या चारों ओर से घिरा हुआ, अर्थ होता है चारों ओर का या चारों ओर का या चारों ओर से घिरा हुआ, चारों ओर से घिरा हुआ होता है इसका अर्थ, याद रखिएगा, घिरा हुआ। तो बात स्टार्ट की हमने पर्यावरण पर और मुझे जहां तक लग रहा है कि शब्द आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये पर्यावरण शब्द है क्या, पर्यावरण शब्द है क्या, याद रखिएगा। उम्मीद कर रहा हूं तुमको ये कहानी समझ में आ रही होगी। फ्रेंच भाषा का शब्द है इन्वायरमेंट से बना है और इस इन्वायरमेंट का मतलब होता है चारों ओर का या चारों ओर से घिरा हुआ। चारों ओर से घिरा हुआ का मतलब ये होता है कि चारों ओर के जैविक और अजैविक घटकों के आवरण को ही पर्यावरण कहते हैं। तो मैं इसकी परिभाषा क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि चारों ओर के जैविक व अजैविक घटकों के आवरण को जैविक व अजैविक घटकों के आवरण को पर्यावरण कहते हैं, याद रखिएगा, पर्यावरण कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि जीव के चारों ओर के जितने भी जीव हैं या इनके चारों जितने भी निर्जीव पदार्थ हैं या अजैविक पदार्थ हैं जिनमें जीवन नहीं होता और जिनमें जीवन होता है वो जैविक होते हैं। इसी भी जीव के चारों ओर के जैविक और अजैविक घटकों का जो आवरण होता है वही पर्यावरण कहलाता है, याद रखिएगा, वही पर्यावरण कहलाता है। तो बात स्टार्ट की हमने पर्यावरण पर, और पर्यावरण फ्रेंच भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है इन्वायरमेंट से बना है। इन्वायरमेंट का मतलब होता है चारों ओर से घिरा हुआ और इसी जीव के चारों ओर का जो भी जैविक है या जो भी अजैविक घटकों का आवरण होता है यही पर्यावरण कहलाता है। तो बात करें पर्यावरण की, तो पर्यावरण जैविक और अजैविक घटक आते हैं, ध्यान से सुनते चलिएगा। तो पर्यावरण में हम सारी बातों पर अध्ययन करते हैं। पर्यावरण में हम बात करेंगे वायुमंडल की, कक्षा 10वीं में वायुमंडल को दे रखा है। वायुमंडल के अलावा यहाँ जलमंडल भी आता है, इसके अलावा यहाँ स्थलमंडल भी आता है और इसके अलावा जैवमंडल भी आता है, लेकिन हम तो तुम्हारे लेवल के आधार पर बातें करेंगे तो केवल और केवल थोड़ी बातें हम वायुमंडल पर करेंगे, लेकिन मोस्टली बातें हम कहां पर करेंगे, जैवमंडल पर करेंगे। तो बातें आपके लेवल में हम नहीं पाएंगे, केवल और केवल 2 बातें करेंगे। एक होगा तुम्हारा, 1 मिनट में आपके कमेंट देखता हूं सही कर रहा है वीडियो, ध्यान से सुनिएगा। चलिए तो हम बात करेंगे सबसे पहले वायुमंडल। तो सबसे पहले ये 4 बातें हम पर्यावरण में पढ़ने वाले हैं, 4 बातें पढ़ने वाले हैं। जीवों से मिलकर बना मंडल जीवमंडल होता है, ये वायु वाला मंडल हो गया तुम्हारा, जल वाला मंडल हो गया, स्थल मंडल हो गया, सब मिल गया तो तुम्हारा पर्यावरण बन गया है। और पर्यावरण में हम जो बातें करेंगे वो जीवमंडल और वायुमंडल पर हमारी बात करेंगे, क्योंकि हम इकोलॉजी और उस सिस्टम पढ़ेंगे तो वो तुम्हारा सारा का सारा जीवमंडल में आ जाता है। इसके अलावा वायुमंडल की बातें भी आ जाएंगी, हल्की फुल्की बातें इनकी भी चलती चली जाएंगी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वायुमंडल की। तो पर्यावरण में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं वायुमंडल की। वायुमंडल क्या है? मंडल का मतलब होता है घेरा, मंडल का मतलब होता है एक प्रकार का घेरा। तो पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण होता है, पृथ्वी के चारों ओर के गैसीय आवरण को ही हम वायुमंडल कहते हैं। अगर तुमसे पूछे कि वायुमंडल क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी के चारों ओर का ध्यान से सुनना, चारों ओर का गैसीय आवरण वायुमंडल कहलाता है। गैसीय आवरण वायुमंडल कहलाता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि वायुमंडल क्या है, तो वायुमंडल होता है गैसीय आवरण। हमारी पृथ्वी के चारों ओर जितनी भी गैसें पाई जाती है, हमारी पृथ्वी के चारों ओर का जो गैसीय आवरण है वही हमारा वायुमंडल होता है। तो पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण वायुमंडल कहलाता है। और वायुमंडल में अगर हम बात करें तो ध्यान से सुनना, वायुमंडल में अगर हम बात करें तो 3 मुख्य घटक पाए जाते हैं। एक इसमें गैसें होती हैं, जलवाष्प होती है और इसमें हम धूल और धुएं के कणों पर बात करेंगे। हमारा जो वायुमंडल है पृथ्वी के आसपास बना रहता है, इसलिए बना रहता है, ध्यान सुनना। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर घना होता है, पृथ्वी के चारों ओर या पृथ्वी की सतह के याद रखिएगा, पृथ्वी सतह के आसपास घना होता है। तो जो भी गैसीय आवरण है, याद रखिएगा, जो भी गैसीय आवरण पृथ्वी के आसपास अखंड मात्रा में पाया जाता है। जैसे हम ऊपर चले जाते हैं, पृथ्वी के ऊपर जाते हैं, तो तुमने देखा होगा कि तुम्हारी गैसों जो होती है वो विरल हो जाती हैं। इन गैसों का आवरण जो होता है वो इतना सघन नहीं होता है। जो गैसीय आवरण है वो पृथ्वी के आसपास सघन इसलिए होता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर खींच रहा होता है। तो मेरा कोई कहे कि वायुमंडल पृथ्वी की सतह के आसपास घना होता है, क्यों? तो याद रखिएगा वो घना इसलिए होता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। घना होता है क्योंकि याद रखना, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। इस वजह से वायुमंडल पृथ्वी के आसपास घना होता है, याद रखिएगा, पृथ्वी के आसपास घना होता है। और अगर मैं आपसे पूछूं पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है, कमेंट नहीं देख पाऊंगा, याद रखिएगा। आप लोगों को अगर आता है तो मुझे बताना पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है। आप ऐसे बताइए, अपने आप को बताइए। आज आपकी कमेंट नहीं देख पाऊंगा, मैं वैसे बता दे रहा हूं तुम लोगों को। पृथ्वी का औसत तापमान, अगर आपसे कहे कि औसत तापमान, पृथ्वी का औसत तापमान
15 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान रखना, ये कब का होता है? तो रात का होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दिन में सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में पृथ्वी का तापमान 45-50 डिग्री तक भी चला जाता है, लेकिन रात के समय का तापमान जो पृथ्वी का औसत तापमान बोला जाता है वो 15 डिग्री होता है। तुम लोगों ने सुना होगा कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग आखिर कहां से हो रही है? पृथ्वी का तापमान कहां से बढ़ रहा है? याद रखिएगा, पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री होता है रात के समय, और इस 15 डिग्री से अब तुम्हारा तापमान बढ़ रहा है। इस 15 डिग्री से तापमान का बढ़ना ही, पृथ्वी के औसत तापमान मतलब 15 डिग्री से बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ये बात में मुझे पता लग रहा है कि तुमने पहली बार सुनी होगी, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, याद रखिएगा। ये तुम्हारा ग्लोबल वार्मिंग है। कहां से हो रही है ग्लोबल वार्मिंग? तो ध्यान रखना, पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री से बढ़ रहा है और यही ग्लोबल वार्मिंग है। तो पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री बनाए रखने में अहम योगदान जो होता है वो इसी तुम्हारे वायुमंडल का होता है। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बनाए रखने में वायुमंडल का अहम योगदान होता है। वायुमंडल का अहम योगदान है, याद रखिएगा, अहम योगदान है। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री बनाए रखने में वास्तविकता में तुम्हारा यही वायुमंडल जिम्मेदार होता है। अगर ये वायुमंडल नहीं होता तो रात के तापमान, पृथ्वी का रात का तापमान -40 से -50 डिग्री पहुंच जाता और इससे नीचे तापमान पर कभी जीवन पृथ्वी पर संभव नहीं होता। ये वायुमंडल ही है, पृथ्वी का औसत तापमान रात के समय 15 डिग्री बनाए रखा और इस वजह से इस पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ। इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे पनपे, इस पृथ्वी पर जंतुओं का निर्माण हुआ, जंतु का जन्म हुआ, जंतु पर उत्पत्ति हुई। अगर इस पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो रात का तापमान -30 से -40 डिग्री हो जाता और इस पर कभी जीवन संभव नहीं हो पाता। अभी तुम लोगों ने देखा होगा, हमने अपना चंद्रयान 3 चंद्रमा पर भेजा था। चंद्रमा पर वो एक दिन वहां था, एक दिन चंद्रमा का दिन पृथ्वी के 14 से 15 दिन के बराबर था। और जैसे ही वहां रात हो गई, चंद्रमा पर रात का तापमान -230 डिग्री हो गया और इतने अत्यंत कम तापमान पर तो वहां के जितने भी तुम्हारे रोवर और आपके लैंडर थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया। उन्हें निम्न ताप पर कोई नजीब वस्तु हो काम नहीं कर पाती है, याद रखना। ये वायुमंडल ही है जिसने इस पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री बनाए रखने में योगदान दिया। इस वजह से इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे पनपे और इस पृथ्वी पर उनकी उत्पत्ति हुई, याद रखिएगा। तो ये है कहानी कि पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री बनाए रखने में वास्तविक जो योगदान होता है वो तुम्हारा इसी, याद रखिएगा, वायुमंडल का अहम योगदान होता है। तो वायुमंडल की कहानी स्टार्ट कर चुके हैं हम। वायुमंडल की कहानी स्टार्ट कर चुके हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर पाया जाने वाला इसी आवरण होता है और ये वायुमंडल पृथ्वी की सतह के आसपास सघन होता है क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इस पर अपना एक बल लगाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये संभव हो पाता है और पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री बनाए रखने में इसी वायुमंडल का अहम योगदान होता है, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर वायुमंडल के संगठन की, तो मैं अब बात स्टार्ट कर रहा हूँ वायुमंडल का संगठन। तो वायुमंडल का संगठन याद रखिएगा, वायुमंडल का संगठन। और वायुमंडल के संगठन की बात करें, वायुमंडल में मुख्यतः 3 बातें होती हैं। वायुमंडल में मुख्य 3 घटक होते हैं। वायुमंडल में मुख्यतः 3 घटक होते हैं। वायुमंडल में मुख्यतः 3 घटक होते हैं। मुख्यतः 3 घटक होते हैं। मुख्यतः 3 घटक होते हैं। कौन कौन से 3 घटक हैं? ध्यान से सुनना। ये जो मुख्यतः 3 घटक होते हैं, ये 3 घटक जो होते हैं वो ध्यान से सुनिएगा। ये जो पहला घटक है वो गैसें हैं। इसके अलावा जल वाष्प है। जल का गैसीय रूप है ये जल वाष्प। जल का गैसीय रूप है जल वाष्प। धूल के कण पाए जाते हैं। धूल कण पाए जाते हैं। 3 ऐसे घटक है जो तुम्हारा वायुमंडल का निर्माण करते हैं। वायुमंडल में आपसे पूछे कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं। पहला गैसें हैं, दूसरा जल वाष्प है और धूल के कण पाए जाते हैं। ये 3 मुख्यतः घटक पाए जाते हैं। 3 मुख्यतः घटक तुम्हारे वायुमंडल में पाए जाते हैं, याद रखिएगा, वायुमंडल में पाए जाते हैं। अगर मैं सबसे पहले गैसों की बात करता हूँ, सबसे पहले इसमें मैं गैसों की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं यहाँ गैसों की बात करता हूँ। गैसें हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो बात कर रहे हैं तुम्हारे वायुमंडल की। वायुमंडल क्या है? तो याद रखना, पृथ्वी के चारों ओर पाया जाने वाला गैसीय आवरण। गैसीय आवरण। सोचे कि वायु क्या है? तो गैसों का समांगी मिश्रण होता है। वायु क्या है? तो गैसों का समांगी मिश्रण, याद रखिएगा। और इसका चारों ओर का जो आवरण, पृथ्वी के चारों ओर जो गैसें पाई जाती है, इन्हीं का आवरण कहलाता है वायुमंडल। और वायुमंडल अहम योगदान देता है कि पृथ्वी का तापमान रात के समय 15 डिग्री सेल्सियस बना रहे और वायुमंडल पृथ्वी के आसपास इसलिए पाया जाता है क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उस पर लागू होता है। और अगर मैं बात करूं वायुमंडल के संगठन की, तो वायुमंडल में 3 घटक पाए जाते हैं। पहले गैसें, दूसरे जल वाष्प और तीसरा धूल का कण। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसमें गैसों का। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गैसें। और गैसें की अगर हम बात करें तो इसमें निम्न गैसें पाई जाती हैं। निम्न गैसें होती हैं, निम्न गैसों में पहली है नाइट्रोजन। सबसे इंपॉर्टेंट गैसों में नाइट्रोजन है। ये वायुमंडल में 78% के आसपास पाई जाती है। 2 नंबर पर जो गैस आती है वो तुम्हारी ऑक्सीजन होती है। 2 नंबर पर जो गैस आती है वो तुम्हारी ऑक्सीजन होती है। और ऑक्सीजन जो होती है तुम्हारे वायुमंडल में लगभग 21% होती है, याद रखिएगा। और 3 नंबर की जो गैस होती है वो ऑर्गन होती है। जिन लोगों के दिमाग में कार्बन डाइऑक्साइड चल रही है वो 3 नंबर की गैस नहीं है, याद रखिएगा, वो 4 नंबर की गैस होगी। 3 नंबर की गैस ऑर्गन होती है। 3 नंबर की गैस ऑर्गन होती है जो लगभग 0.93% होती है। और 4 नंबर की जो गैस होती है वो तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये वो गैस है जो तुम्हारे वायुमंडल में, जब से वायुमंडल बना है तब से पाई जाती है। 0.28% या 0.03% ये तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसके अलावा नियोन, हाइड्रोजन और भी बहुत सारी गैसें पाई जाती है, लेकिन मुख्यतः ये 4 गैसें आप लोगों को याद रखनी है। ये 4 गैसें पाई जाती हैं और इन्हीं का समांगी मिश्रण कहलाता है वायु। और ये वायु जो पृथ्वी के चारों ओर घेरा बना लेती है तो इसी को तुम कह देते हो कि तुम्हारा वायुमंडल है। क्या बोला मैंने? ध्यान सुनना। ये गैसें मुख्यतः 4 गैसें हैं। इसके अलावा और भी तुम्हारी गैसें पाई जाती हैं, याद रखिएगा, और भी तुम्हारी गैसें पाई जाती है इसमें और भी बहुत सारी गैसें। इसमें नियोन भी बोल सकते हो तुम। नियोन मैंने भी बताया तुम लोगों को। इसके अलावा तुम्हारी हाइड्रोजन भी रहती है, हाइड्रोजन भी होती है, हाइड्रोजन भी पाई जाती है और बहुत सारी गैसें मिल सकती हैं, लेकिन तुम्हें ये मोस्टली 4 गैसें याद रखनी है। कई बार वो तुमसे कह देता है कि निम्न गैसों को क्रम से सजाइए वायुमंडल के लिए। वायुमंडल में निम्न गैसों को क्रम से सजाइए तो सबसे ज्यादा मात्रा में तुम्हारी नाइट्रोजन होगी। इसके बाद 2 नंबर पर जो तुम्हारी गैस बनेगी वो याद रखिएगा वो ऑक्सीजन होती है और ऑर्गन 3 नंबर की गैस होगी। और 4 नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड, 5 पर नियोन होती है जो 0.0001% के आसपास होती है। हाइड्रोजन की अगर बात करें 0.0005% होती है, बहुत कम मात्रा में रह जाती है, बाद में आप याद रखिएगा। ये 4 गैसें आपको याद रखनी है, तो क्रम से याद रखनी है। इसमें मुख्यतः जो गैस होती है वो ऑक्सीजन होती है। ये श्वसन में काम आती है, रखना श्वसन में काम आती है, श्वसन में काम आती है। कौन सी गैस श्वसन में कार्य करके काम आती है तो याद रखिएगा वो तुम्हारी मुख्यतः ऑक्सीजन गैस होती है। तो इस प्रकार आप लोगों को गैसें याद रखनी है। दूसरा जो घटक इसमें रहेगा वो जल वाष्प, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक और बात सुनना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड सबसे इस पृथ्वी पर निर्माण हुआ है, ये गैस पाई जाती है। ये गैस पाई जाने वाली गैस है तुम्हारे वायुमंडल के अंदर। लेकिन याद रखना तुम लोग, मैं यहाँ पे बात बता रहा हूँ,
हमारे वायुमंडल में कभी भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड नहीं था, हमारे वायुमंडल में कभी भी सल्फर का ऑक्साइड नहीं था, N2O नाइट्रोजन का ऑक्साइड नहीं था, ये कोई भी NO वाला गैस नहीं था, सल्फर का ऑक्साइड नहीं था, हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं थी, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं थी, ये गैसें तुम्हारे वायुमंडल में कभी नहीं थी। मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा ये गैसें तुम्हारे वायुमंडल में गैसों की मात्रा बढ़ी है, पहले इतनी मात्रा में नहीं थी गैसें, लेकिन तुम्हारी क्रियाकलापों की वजह से आज की तारीख में इन गैसों की मात्राएं अब बढ़ चुकी है। वायुमंडल में गैसों की कोई औकात नहीं थी, पहले याद रखना कि हमारे क्रियाओं के कारण गैसों की मात्रा बढ़ी है, और इन पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे जब मैं तुम्हें पर्यावरण प्रदूषण पढ़ाऊंगा। जब मैं पर्यावरण प्रदूषण पढ़ाऊंगा उस समय डिटेल से इन गैसों पर बात करूंगा, लेकिन अब तुम देख लो कि वो गैसें हैं जो तुम्हारे वायुमंडल में पहले से मौजूद थी, पहले से पाई जाती थी, याद रखिएगा। चलो तो ये हो गया तुम्हारा गैस से पहला घटक हमने पढ़ लिया, इसमें गैस से याद रखना। और अब इसमें दूसरा जो घटक होगा का नाम है जलवाष्प। दूसरा जो घटक होगा वो है तुम्हारा जलवाष्प, याद रखना। तो जलवाष्प, जलवाष्प, जलवाष्प क्या है जान सुना, जल का गैसीय रूप, जल का गैसीय रूप, जल का गैसीय रूप होता है, ये जल का गैसीय रूप है। तो आपसे पूछते हैं कि जलवाष्प क्या है, तो याद रखिएगा जल का गैसीय रूप है, जल का गैसीय रूप है। जल का गैसीय रूप क्या कहलाता है, जलवाष्प कहलाता है। अब इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट होती है यहाँ से। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री होता है, कितना भाई, 15 डिग्री, और उसको बनाए रखने में अहम योगदान है वायुमंडल का, और वायुमंडल में अहम योगदान है कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का। मतलब समझना इसका तुम लोग। अब यहाँ पे कंसेप्ट समझा रहा हूँ ताकि बाद में जब मैं ग्लोबल वार्मिंग पढ़ाऊं, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ाऊं, हर जगह प्रभाव पढ़ाऊं या ग्लोबल वार्मिंग पढ़ाऊं, वहां पे कंसेप्ट काम आएगा। अब सुनना मेरी बात आराम से। ये तुम्हारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी होती है, मान लेते तुम्हारी पृथ्वी है, और पृथ्वी पर, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण पाया जाता है, ये अर्थ है। इस अर्थ के चारों ओर गैसें पाई जाती है जो वायुमंडल बनाती है, और इन्हीं गैसों में दो अहम गैसें होती हैं। एक गैस है तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड, और एक इसमें तुम्हारी गैस होती है, याद रखिएगा, एक तुम्हारी इसमें गैस होती है जलवाष्प, जिसको H2O वाष्प कहती है। जलवाष्प, जलवाष्प का गैस H2O रखा जाता है। तो ये दो गैसें पाई जाती है तुम्हारे वायुमंडल के अंदर। इनमें जो सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश आता है तो ये पृथ्वी पर आता है, और पृथ्वी पर जब ये आएगा तो पृथ्वी पर पाई जाने वाली मिट्टी इनका अवशोषण कर लेती है। क्या बोला मैंने, ये से जो प्रकाश आता होगा उस प्रकाश में अत्यधिक मात्रा में उष्मा होती है, तो उष्मा जैसे पृथ्वी पर गिरेगी मिट्टी उष्मा की किरणों का अवशोषण कर लेगी और मिट्टी गर्म हो जाएगी, मिट्टी गर्म हो जाएगी, उसके आसपास की वायु भी गर्म हो जाएगी, और इस वजह से हमारा वायुमंडल दिन के समय 40-45 डिग्री तक गर्म हो जाता है। क्या अवशोषण हो गया। अब अपने फिजिक्स में हमने कभी पढ़ा होता है, हमने फिजिक्स में पढ़ा होता है कि जो चीज अच्छी अवशोषक होती है वो अच्छी सर्जक भी होती है, याद रखिएगा। जो चीज उष्मा की अच्छी अवशोषक होती है वो अच्छी उत्सर्जक भी होती है। तो मिट्टी ने क्या किया था, मिट्टी ने दिन के समय सूर्य के प्रकाश किरणों का अवशोषण कर लिया था, और जो चीज अच्छी अवशोषक होती है वो अच्छी सर्जक भी होती है। जैसे शाम होती है, सूर्य छुप जाता है, शाम के समय पृथ्वी ठंडा होने के लिए इन उष्मीय विकिरणों को वापस वापस एनवायरनमेंट मतलब वापस अंतरिक्ष में भेज देती है। तभी वापस अंतरिक्ष में भेजती है, जिनको हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। ये जो तुम्हारी पार्थिव विकिरण होती है, पार्थिव विकिरण होती है, पार्थिव विकिरण यानी इनको इंफ्रारेड भी कहते हैं। ये अवरक्त तरंगें होती हैं, ये तुम्हारी अवरक्त तरंगें होती हैं, और जब ये अवरक्त तरंगें, तभी तुम्हारी अवरक्त तरंगें, याद रखिएगा, वापस अंतरिक्ष में जा रही होती है, तो ये जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसों का अवशोषण कर लेती है कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए इनका अवशोषण कर लेती है। इस वजह से पृथ्वी का जो वायुमंडल है, पृथ्वी का जो वायुमंडल है, या पृथ्वी जो होती है उसका औसत तापमान 15 डिग्री आसपास हो जाता है, 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, याद रखना 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो पृथ्वी का रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बनाए रखने में योगदान किसने दिया, तो भाई इस जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड ने दिया। तो ये दोनों कैसे उष्मा की अच्छी अवशोषक होती हैं। जो पार्थिव विकिरणें जो अवरक्त तरंगें थी, अवरक्त तरंगें थी, जब ये वापस अंतरिक्ष में जा रही थी तो जलवाष्प ने और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर लिया, और जब इनका अवशोषण कर लिया तो हमें पृथ्वी का रात का तापमान जो था वो 15 डिग्री हो गया, इस वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया। तो ये दो गैसें हैं, तो पृथ्वी का रात का तापमान 15 डिग्री बनाए रखने में अहम योगदान देती है। कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी विषैली गैस या प्रदूषणकारी गैस नहीं है, वास्तविकता में ये वो गैस है तो प्रकाश संश्लेषण में भी काम आती है। ये वो गैस है, याद रखिएगा, पृथ्वी का रात का तापमान 15 डिग्री बनाए रखने में भी अहम योगदान देती है। ये दो बातें आपको याद रखनी है, ये दो बातें आपको याद रखनी है, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, ये वो दो अहम गैसें होती हैं तो पृथ्वी का रात का तापमान 15 डिग्री बना देती हैं। अब मेरी बातें आगे सुनिएगा। जल का गैसीय रूप होता है, जल का गैसीय रूप होता है, तुम्हारे वायुमंडल में ये दो गैसें पाई जाती है, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। तो पृथ्वी से निकलने वाली पार्थिव विकिरणों का अवशोषण यानी अवरक्त तरंगों का अवशोषण कर लेती है, और इस वजह से पृथ्वी का रात का तापमान 15 डिग्री बना रहता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुनना। जलवाष्प तथा कार्बन डाइऑक्साइड पार्थिव विकिरणों, मैं पार्थिव विकिरणों की बात कर रहा हूं। पार्थिव विकिरण अवरक्त तरंगें होती हैं, पार्थिव विकिरणों, और पार्थिव विकिरणों को हम कहते हैं कि अवरक्त तरंगें होती हैं, अवरक्त तरंगों, अवरक्त तरंगों, अवरक्त तरंगों, जलवाष्प तथा CO2 पार्थिव विकिरणों की अवरक्त तरंगों का अवशोषण कर लेती हैं, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान, पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, 15 डिग्री सेल्सियस रात के समय बना रहता है, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान रात के समय, ध्यान सुनना मैं बात कर रहा हूं, रात के समय 15 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, 15 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। अतः रात के समय पृथ्वी गर्म रहती है, रात के समय पृथ्वी गर्म रहती है, ये याद रखना, गर्म रहती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो पृथ्वी अत्यधिक बर्फ का गोला बन जाएगी, रात के समय -30 से -40 डिग्री तापमान हो जाएगा, और इतने तापमान पर इस पृथ्वी पर कभी भी जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो बना रहता है, रात के समय पृथ्वी गर्म रहती है, रात के समय पृथ्वी गर्म रहती है, याद रखिएगा, रात के समय पृथ्वी गर्म रहती है। अतः जलवाष्प तथा CO2 को पृथ्वी का कंबल कहते हैं, रक्षा कवच नहीं बोल रहा मैं, कंबल बोल रहा हूं, पृथ्वी का कंबल कहते हैं, याद रखिएगा, कंबल कहते हैं। पृथ्वी का कंबल किसे कहा जाता है, तो जलवाष्प को कहा जाता है, CO2 को कहा जाता है, क्योंकि यही वो कैसी होती है तो पृथ्वी का रात का तापमान 15 डिग्री बनाती है, उस वजह से पृथ्वी गर्म रहती है। अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मतलब पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है, और बढ़ने में तो अहम योगदान है वो CO2 का है। इस CO2 वास्तविकता में पृथ्वी पर पाई जाने वाली गैस थी, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस थी, लेकिन मानवीय क्रियाकलापों से 1950 के बाद, जब से औद्योगिकरण हुआ है, जब से उद्योग लगना स्टार्ट हुए हैं, उसके बाद इस एनवायरमेंट में तो लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा को बढ़ा दिया। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ेगी तो वो ज्यादा मात्रा में पार्थिव विकिरणों को रोक पाएगी, ज्यादा मात्रा में पृथ्वी से निकलने वाली पार्थिव विकिरणों को रोक पाएगी, और जब पार्थिव विकिरणों को ज्यादा मात्रा में रोक पाएगी, इस वजह से पृथ्वी का रात का तापमान बढ़ेगा।
और बढ़ेगा, इसी को तुम लोग नाम देते हो कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, याद रखिएगा। तो CO2 को पृथ्वी का कम्बल कहते हैं, पृथ्वी का कम्बल कहा जाता है। ये कहानी थी तुम्हारे जलवाष्प की, ये जलवाष्प की कहानी थी, और जलवाष्प की कहानी थी जिससे बादल बनते तुम्हारे, ये बात आपको याद रखनी है। तीसरा जो इसका घटक होता है, तीसरा जो इसका घटक होता है वो धूल के कण होते हैं। तीसरा घटक है धूल के कण। धूल के कण ये क्या है? तो वायुमंडल में पाए जाने वाले, वायुमंडल में पाए जाने वाले, वायुमंडल में पाए जाने वाले, वायुमंडल में पाए जाने वाले सभी ठोस कण, वाले सभी ठोस कण, सभी ठोस कण क्या कहलाते हैं? सभी ठोस कण क्या कहलाते हैं? याद रखिएगा, सभी ठोस कण, वायुमंडल में पाए जाने वाले सभी ठोस कण क्या है भाई? धूल के कण है। और ये जो धूल के कण होते हैं, ध्यान से सुनना, ये धूल के कण होते हैं, इनके ऊपर जलवाष्प इकट्ठा हो जाती है, जलवाष्प इकट्ठा हो जाती है और बादलों का निर्माण होता है। याद रखना, धूल के कणों से, धूल के कण, धूल के कण अपने ऊपर जलवाष्प को धारण कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं, जिससे बादलों का निर्माण होता है, जिससे बादलों का निर्माण होता है, जिससे बादलों का निर्माण होता है। और बादलों का निर्माण होता है तो बारिश भी। याद रखिएगा, ये कहानी है तुम्हारे इन्हीं धूल के कणों की। सभी ठोस कण जो होते हैं, सभी ठोस कण क्या कहलाते हैं? धूल के कण कहलाते हैं। धूल के कण अपने ऊपर जलवाष्प को इकट्ठा होता है, जलवाष्प का संघनन हो जाता है, और संघनन होता है तो वहीं पर बादलों का निर्माण होगा, फिर बारिश होगी। इसके अलावा ये धूल के कण, धूल के कण, धूल के कण प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन भी करते हैं, प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन भी करते हैं। याद रखिएगा, प्रकीर्णन करते हैं, प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन करते हैं, जिससे आसमान नीला दिखाई देता है, जिससे आसमान नीला दिखाई देता है। ये बात भी आपको याद रखनी है, इन्हीं धूल के कणों से ही तो हमारा आसमान नीला दिखाई देता है। तो ये है तुम्हारे वायुमंडल का संगठन, जिसमें गैसें पाई जाती है, जिसमें तुम्हारी गैसें पाई जाती हैं, तुम्हारी गैसें पाई जाती है। याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें, तो ये कहानी है तुम्हारी वायुमंडल की, कहानी है वायुमंडल की। और वायुमंडल में हमने 3 प्रकार के घटकों पर चर्चा की। गैसें पढ़ा हमने, फिर हमने जलवाष्प पढ़ा, और हमने बात की बड़े धूल कणों की। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, ये 2 गैसें होती हैं। जल का गैसीय मतलब जल का गैसीय जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, ये 2 गैसें हैं, वजह से हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ। आप लोगों के दिमाग में ये बात मैं दावे के साथ चल रही थी कि कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ही बुरी गैस है, बल्कि पृथ्वी के लिए बहुत ही अच्छी गैस है, क्योंकि एक तो ये तुम्हारा पृथ्वी का तापमान औसत बनाए रख रही थी। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड सही तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जैसे ग्लूकोज का निर्माण होता है, प्रकाश संश्लेषण में भी ओजोन निर्माण की क्रिया करवाती है, ओजोन बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस थी, लेकिन तुम्हारे क्रियाकलापों की वजह से गैस को बदनाम कर दिया गया है, क्योंकि इस गैस की मात्रा अगर बढ़ेगी तो उसमें विकिरणों को ज्यादा रोक पाएगी, बाकी विकिरणों को ज्यादा रोक पाएगी, वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। और ग्लोबल वार्मिंग होगा तो आजकल तुम ये घटनाएं देख पा रहे हो, सब जो घटनाएं हो रही है, ये घटनाएं बेमौसम बारिश हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। याद रखिएगा, कल की न्यूज़ पेपर में आया होगा, तुमने देखा होगा कि ध्रुवों पर बर्फ लगातार कम होती जा रही है, का कारण केवल मानव है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, केवल मानव है। उन लोगों को लग रहा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये तो पहले से मौजूद थी। तुम्हारे क्रियाकलापों ने इस बात को बढ़ा दिया है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। मैं आप लोगों को कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ, याद रखिएगा, कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ। इसके बाद अगर हम बातें करते हैं तो वायुमंडल की परतें, ये भी प्रश्न यहाँ से बनता है। वायुमंडल की परतें 6ठी 7वीं कक्षा में खूब दिया हुआ है, ये वायुमंडल की परतें। तो वायुमंडल को 5 परतों में बांटा जाता है। याद रखिएगा, पृथ्वी की सतह से ऊपर जब हम जाते हैं तो वायुमंडल को 5 परतों में बांटा जाता है, 5 परतों में बांटा जाता है। वायुमंडल में मुख्यतः 5 परतें पाई जाती हैं। पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से वायुमंडल में मुख्यतः 5 परतें होती हैं। वायुमंडल को लिखते हैं, वायुमंडल को मुख्यतः 5 परतों में विभाजित किया जाता है। वायुमंडल को मुख्यतः 5 परतों में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। अभी 5 परतें कौन कौन सी, ध्यान से सुन। पहला है इसमें क्षोभमंडल, दूसरा है समतापमंडल, तीसरा होता है मध्यमंडल। ये तुम लोगों को आता है, सबको आता है, तुम्हारा सबका पड़ा हुआ है। चौथा इसमें तुम्हारा होता है आयनमंडल, हमारा आयनमंडल होता है चौथा। और 5वां इसमें आपका होता है, याद रखिएगा, बहिर्मंडल होता है। ये 5 परतों में इसको बांटा गया है। कौन कौन सी 5 परतें, तो याद रखिएगा भाई, 5 परतें तुमसे पूछेंगे कौन कौन सी हैं। क्षोभमंडल है, इसके अलावा तुम्हारा इसमें समतापमंडल है, आयनमंडल है, याद रखिएगा, आयनमंडल होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहिर्मंडल, 5 परतों में बांटा गया है। तुम्हारे वायुमंडल की परतों को 5 परतों में बांट दिया गया है। कौन कौन सी 5 परतें होती है, कौन कौन सी 5 परतें होती है, हम चर्चा करते चले जाएंगे, ध्यान रखना। तो ये मान लेते हैं कि पृथ्वी की सतह, ये पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है, याद रखना। और पृथ्वी जैसे जब हम 18 किलोमीटर तक जाते हैं, 18 किलोमीटर, ये तो तुम्हारा पहला मंडल आता है, इसे कहा जाता है कि मंडल है। ये तुम्हारा क्षोभमंडल है, पहला वाला मंडल तुम्हारा क्षोभमंडल है, क्षोभमंडल है। क्षोभमंडल है, याद रखिए। और ये लगभग 18 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है, 18 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। ध्रुवों पर ये मान लेते हैं, यहाँ पर ध्रुव है, प्रकार वाला भाग है, तो ध्रुवों पर 8 किलोमीटर ऊंचाई होता है, 2 से 8 किलोमीटर, और भूमध्य रेखा से लगभग 18 किलोमीटर ऊपर होता है। याद रखना ये बात। कहाँ से भाई, तो पृथ्वी कैसे दोबारा बना देते हैं, सुनो, पृथ्वी मान लेते हैं यहाँ पर, इसका और ये ध्रुवों पर 8 किलोमीटर ऊंचाई पर होते हैं, 5 से 8 किलोमीटर, और भूमध्य रेखा से याद रखिएगा पृथ्वी की सतह से लगे 18 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है। तो ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर तुम्हारा क्षोभमंडल होगा। 18 से जब हम 50 किलोमीटर पर जाते हैं, 50 किलोमीटर पर जाते हैं, तो ये तुम्हारा आता है समतापमंडल। ये वाला मंडल आता है तुम्हारा समतापमंडल, दूसरा तुम्हारा समतापमंडल। के बाद तीसरा तुम्हारा होता है इसमें, याद रखिएगा, मध्यमंडल।
लगभग 80 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। पृथ्वी की सतह से बात कर रहा हूं मैं। पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर पर जो तुम्हारा तीसरा मंडल आता है वो मध्य मंडल होता है। ये वाला तुम्हारा मध्य मंडल होता है। और इसके बाद ये जो चौथा मंडल इसके बाद होगा लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर चले तो ये तुम्हारा रहेगा आयन मंडल। 80 से 400 किलोमीटर पर तुम्हारा आयन मंडल होगा। और इसके ऊपर वाला जो मंडल होगा 400 से वो बहिर्मंडल मिलेगा। बहिर्मंडल मिलेगा, याद रखिएगा बहिर्मंडल 400 किलोमीटर से ऊपर वाला। पृथ्वी की सतह से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक तुम्हारा क्षोभ मंडल मिलता है जिस पर जीवन है, जिस पर सभी जीव रहते हैं, याद रखिएगा। इसके ऊपर भी जीवन होगा, याद रखिएगा। तो 18 से अगर मैं 50 किलोमीटर पर जाऊं तो तुम्हारा रहेगा समताप मंडल। और इसके बाद 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक हम जाते हैं तो मध्य मंडल, 50 से 80 पर मध्य मंडल आता है और 80 के ऊपर वाला तुम्हारा 400 तक वाला आयन मंडल, उसके बाद परिमंडल। तो हमने बात स्टार्ट किया पर्यावरण पर। परि प्लस आवरण मतलब हमारे चारों ओर का आवरण। कैसा आवरण? जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना हुआ तुम्हारा आवरण पर्यावरण कहलाता है। फ्रेंच भाषा का शब्द है एनवायरनमेंट से बना है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ। तो किसी भी जीव के चारों ओर का जैविक और अजैविक घटकों के आवरण को हम पर्यावरण कहते हैं। और पर्यावरण में हमने स्टार्ट किया है तुम्हारा वायुमंडल। और वायुमंडल मतलब वायु क्या है? तो गैसों का सामान्य मिश्रण होता है और गैसों का जो आवरण होता है पृथ्वी के चारों ओर, इसी को हम कहते हैं ये वायुमंडल है। वायुमंडल में मुख्यतः 3 घटक होते हैं। एक तुम्हारी गैसें होती हैं, दूसरा जो तुम्हारे इसमें होता है, याद रखिएगा, दूसरा जो तुम्हारे इसमें होता है वो जलवाष्प होता है और तीसरा धूल के कण होते हैं। इस प्रकार की चर्चा हमारी रही। पृथ्वी का तापमान 20 डिग्री बनाए रखने, 15 डिग्री बनाए रखने में ये वायुमंडल का अहम योगदान है। और कैसे कैसे होता है, क्या क्या कहानियां रहती है, ये क्या होते हैं। ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान में क्या प्रभाव होगा, समताप मंडल को समताप मंडल क्यों कहा जाता है। मध्य मंडल में जब ऊंचाई बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी तो टेंपरेचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम मंडल क्या होता है, कम मंडल क्या होता है, इन पर हमारी विस्तृत चर्चा रहेंगी लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। हमने बात स्टार्ट करके पर्यावरण की ओर मैं बता देना चाहता हूं कि हम एक एक चीज, एक एक पहलू को छुएंगे और मैं ऐसी बहुत सी बातें तुम्हें बताऊंगा जो तुम्हारे परीक्षा की तरह से इंपॉर्टेंट होगी और परीक्षा से ना भी हो, तुम्हारे दैनिक जीवन से इंपॉर्टेंट होगी। और ऐसी बहुत सारी बातें तुम सीख पाओगे पर्यावरण में, जो इस टॉपिक में मेरा हाथ शानदार बना हुआ, याद रखिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज अभी नहीं देख पाया मैं आप लोगों को, क्योंकि मैं आज गंगा नगर आया हूं, इमरजेंसी मुझे गंगा नगर आकर क्लास लेनी पड़ रही है आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।